लेकर हम आए हैं। ठीक है, मजा आएगा इसमें भी। लेकिन हाँ, अगर पुराना वाला पढ़कर नहीं आए हो और डायरेक्टली इसको देखने आ गए हो बेटा, तो फिर समझ में आने वाला नहीं है। मेरी बात समझ में आई सभी लोगों को? ठीक है, हाँ सर समझ में आ गई सर। आगे बताइए बेटा। चलो, थोड़ा मैं माइक को सुधार लेता हूँ, है ना। चलो, तो बेटा कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? कल हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी बेटा। आज हम सीधे क्या पढ़ेंगे बेटा? फेराडे लॉ। क्या पढ़ेंगे? फेराडे लॉ। ठीक है, फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। कल हमने इलेक्ट्रोलाइसिस समझा था ना? हाँ बोल मेरे बेटा, कल हमने इलेक्ट्रोलाइसिस समझा था। हाँ सर, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है बेटा? कल हमने प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी भी पढ़ी थी। कौन सा केटायन जाएगा, कौन सा एनायन जाएगा, सब कुछ मैंने कल बता दिया था। बोलो हाँ या ना? बता दिया थे सर। ठीक है, तो बेटा उसी से आगे आज हम क्या पढ़ेंगे? फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है बेटा। हाँ, तो पुराना लेक्चर देख के आना बहुत जरूरी है। ठीक है, हाँ सर। तो देखो क्या किए थे बेटा हमने कल। ये छोटा वाला जो पोल है बेटा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ये निगेटिव है ना। ये निगेटिव है, ये क्या है बेटा? पॉजिटिव है। कल सपोज डेट कल के जैसे ही हमने आज यहाँ पे क्या ले लिए? AgNO3। क्या ले लिए बेटा? AgNO3 हमने यहाँ पर ले लिए हैं। किस में लिए हैं? एक्वस AgNO3 है। हाँ सर, तो यहाँ पर Ag प्लस भी होगा और NO3 माइनस भी होगा। वाटर है तो H प्लस भी होगा और OH माइनस भी होगा। ठीक है, फिर हमने प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी से ये समझा था कि प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी हमें ये कहती थी कि सर ये निगेटिव वाला है ना, इसके तरफ कौन जाएगा? पॉजिटिव वाला। और ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। बैटरी के माइनस पोल से लगा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा? माइनस चार्ज वाला इलेक्ट्रोड। ठीक है, और ये बैटरी के प्लस साइड से लगा हुआ है, प्लस टर्मिनल से लगा है, इसलिए हम इसको बैटरी का क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, है ना। मतलब इस वाले इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज है और इस वाले इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब AgNO3 में Ag प्लस है और NO3 क्या है? माइनस। वैसे ही यहाँ एक्वस है ना, तो यहाँ एक्वस मतलब वाटर, वाटर में भी क्या होते हैं? H प्लस और OH माइनस। अब मैंने आपको कल प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी समझाया था, तो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी के हिसाब से अगर मार्केट में Ag प्लस और H प्लस दोनों हैं, तो कौन जाएगा बेटा? माइनस चार्ज वाले को हम क्या बोलते थे? केटायन। केटायन के नाम पर इसको हम क्या बोलते थे? कैथोड। क्या बोलते थे बेटा इसको? और इसको क्या बोलते थे हम लोग? एनोड। क्या बोलते थे? एनोड, है ना, क्योंकि इसके साइड कौन जा रहे हैं? एनायन जाते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते थे? एनोड। हाँ सर, बिल्कुल याद आ गया सर, पूरा का पूरा याद आ गया, है ना। हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस का फेराडे लॉ, है ना। फेराडे के बेटा दो नियम थे, आपने 12वीं में पढ़े भी होंगे, सॉरी, है ना। एक था फर्स्ट लॉ और एक क्या था बेटा? सेकेंड लॉ, है ना। अब हम देखेंगे कि फेराडे के हिसाब से फर्स्ट लॉ कौन सा था, फेराडे के हिसाब से सेकंड लॉ कौन सा था। बात आ रही समझ में? चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके फर्स्ट लॉ को समझ रहे हैं, है ना, प्रथम नियम को। तो इससे क्या हुआ था कि ये एजी जो है ना, एजी ने क्या किया था? यहां से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया था। क्या किया था? एक इलेक्ट्रॉन ले लिया था और क्या बना लिया था बेटा? एजी, है ना। ये जो एजी है ये कौन से मीडियम में था? एक्वस मीडियम में है। और ये वाला एजी जो है ये किस में चला गया? सॉलिड में हो गया। और फिर मैंने आपको कल ये भी बताया था, है ना, यहाँ पर इसने क्या किया है बेटा? इलेक्ट्रॉन को गेन किया है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है ना। और रिडक्शन हमेशा किस पर होता है? कैथोड पर होता है। किस पर होगा? कैथोड पर होगा। बात आ रही है समझ में? रिडक्शन हमारा कहाँ पर होता है? हमेशा कैथोड पर होता है। ठीक है, आपको मैं अगर पूछूं कि NO3 माइनस और OH माइनस में कौन जाएगा एनोड पर, तो आप बताओगे कि सर NO3 माइनस जो है और OH माइनस के सामने में OH माइनस की पावर ज्यादा है, तो वो जाएगा किसके पास? एनोड के पास। लेकिन मुझे एनोड से मतलब नहीं है, मैं जो चीज समझा रहा हूँ, जो फर्स्ट लॉ में समझा रहा हूँ, वो बेटा अपना किससे निकल के आ जाएगा? इस बात से निकल के आ जाएगा। हाँ, तो क्या हो रहा है? देखो यहाँ पर जो Ag प्लस है वो एक्वस है। एक्वस, एक्वस मतलब वाटर में था, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और Ag सॉलिड बना लिया। और ये Ag सॉलिड जो है बेटा यहाँ पर कैसा होने लगता है? जमने लगता है। कैसा होने लगता है? यहाँ पर
जमने लगता है। तो जो फेराडे अंकल थे, फेराडे अंकल के हिसाब से, फेराडे अंकल का ऐसा मानना था, ये हो रहा है ना, यहाँ पर हो रहा है ना बेटा, ये बात समझ में आ गई आपके? ठीक, ये चीज हो रही है ना, ये कल से हम इसी पे हम ज्यादातर चर्चा कर रहे हैं। तो फेराडे का कहना था कि जो ये एजी, जो एजी प्लस है, जो एक इलेक्ट्रॉन लेकर एजी सॉलिड बना रहा है, और वो एजी सॉलिड कहाँ जमता जा रहा है? कैथोड पर जमता जा रहा है। किस पर जमता जा रहा है बेटा? कैथोड पर जमता जा रहा है। तो उसका मानना था कि इस, है ना, ये डिपॉजिट हो रहा है, जमना मतलब क्या? डिपॉजिट हो रहा है। तो ये एजी का जो मास है ना, एजी का जो मास है, यहां से लगाए गए चार्ज के कैसा होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये क्या बता रहे हो सर आप? मास मतलब बेटा, ये जो एजी है ये किस पर जमा होता जा रहा है? सर ये कैथोड पर जमा होते जा रहा है। तो कैथोड पर जो एजी का जो मास जो डिपॉजिट हो रहा है, जो जमा हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? क्यू। क्यू क्या है बेटा? क्यू है चार्ज। क्यू है क्या? चार्ज। और एम क्या है? मास ऑफ एजी डिपॉजिट एट, किस पर डिपॉजिट हो रहा है ये? कैथोड पर। किस पर डिपॉजिट हो रहा है ये? कैथोड, मतलब उस पर जमा हो रहा है। डिपॉजिट होना मतलब क्या होता है? जमा होना। ठीक है। तो जो डिपॉजिट हो, जो कैथोड पे जो एजी का जो मास डिपॉजिट हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या? यहाँ से लगाए हुए चार्ज के। इसको हम कैसे समझेंगे? अब आप खुद ये समझो कि अगर मैंने यहाँ से बहुत ज्यादा चार्ज लगाया, बहुत ज्यादा बैटरी पावर की लगाने लगा, तो ये जितनी ज्यादा बैटरी पावर की लगते जाएगी बेटा, उतने ज्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे। जितने ज्यादा यहाँ इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे, उतने ज्यादा ये AgNO3 टूटते जाएंगे, और ये एजी यहाँ पर जाके यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेते जाएगा, और किस में बनते जाएगा? एजी सॉलिड में चेंज होते जाएगा। बात आ रही है ना समझ में? देखो मैं क्या बता रहा हूँ तुमको, जितना तुम यहाँ पे चार्ज लगाओगे, जितना ज्यादा यहाँ पे क्या लगाओगे? चार्ज लगाओगे, तो चार्ज लगाने से क्या होगा? ये वाले टर्मिनल पे और बहुत ज्यादा माइनस चार्ज जनरेट होगा। माइनस चार्ज जनरेट होने से क्या होगा? ये एजी प्लस यहाँ पर जाते जाएगा, और एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनाते जाएगा? एजी एजी बनाते जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारा एजी फिर कैसा होने लगेगा? डिपॉजिट होने लगेगा, जमा होने लगेगा। तो फेराडे का जो लॉ था इलेक्ट्रोलाइसिस का फर्स्ट लॉ, वो यही बात हमसे कहता था कि जो मास है ना, कैथोड पर जो एजी मेटल का जो मास है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? क्यू के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा? क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है बेटा। फिर आपको भी पता है कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं, तो यहां पर एक कांस्टेंट आ जाएगा। यहां पर एक क्या आएगा? कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट क्या होगा बेटा? जेड। कौन सा कांस्टेंट होगा वो? जेड। जेड इंटू क्यू हो जाएगा। बात समझ में आई? और आपको ये बात पता होना चाहिए कि चार्ज, है ना, चार्ज क्यू बराबर क्या होता है? करंट इंटू टाइम। चार्ज क्यू बराबर क्या होता है? करंट इंटू टाइम। तो हम यहां पर क्या लिख लेंगे? एम क्यू की जगह जेड इंटू आई इंटू टी। जेड इंटू आई इंटू टी। तो ये है बेटा क्या? फेराडे का फर्स्ट लॉ। फेराडे का क्या है? ये फर्स्ट लॉ है। फेराडे के फर्स्ट लॉ के हिसाब से, हाँ लेकिन एक बात है कि वहां पर जेड क्या है? जेड क्या है? तो बेटा जेड है अपना इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, है ना। जेड क्या है यहां पर? जेड है हमारा इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट। ये क्या है हमारा? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। और जेड हम निकालेंगे कैसे? ये बात बहुत समझने लायक है कि जेड हम कैसे निकालेंगे, है ना। बोलने को तो बोल दिए कि ये क्या है हमारा? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को हम निकालेंगे कैसे, है ना। ये देखो, ये बहुत काम के सूत्र है, ये एक काम का सूत्र है ना। ये बहुत ज्यादा काम के सूत्र हैं ये, ठीक है। ये दिख रहा है ये, है ना। ये सब काम के सूत्र हैं। हाँ, सवाल तो ये है कि सर ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को हम निकालेंगे कैसे? तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को निकालना बेटा बहुत सरल है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बराबर होता है ई अपॉन एफ। क्या होता है? ई अपॉन एफ, है ना। ठीक है। एफ क्या है? एफ है बेटा इक्विवेलेंट वेट। एफ है क्या? सॉरी एफ बोल रहा हूं, ई है क्या हमारा? इक्विवेलेंट वेट। क्या है ये? इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास।
है ना, वेट बोलो या मास बोलो, बात एक ही है, ठीक है। और सर हम इक्विवेलेंट वेट को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, तुल्यांकी भार, क्या बोलते हैं, तुल्यांकी भार। हम ये तुल्यांकी भार निकालेंगे कैसे, हम तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, हम तुल्यांकी भार निकालेंगे मोलर मास, है ना, जिसका निकालेंगे उसका मोलर मास ऊपर रखेंगे, है ना, और नीचे में क्या रखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नीचे में क्या रखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर किसी ने तुमसे यहां से पूछ लिया कि Ag प्लस और Ag प्लस और Ag में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए हैं, तो आप बताएंगे कि सर Ag प्लस और Ag में एक ही इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है ना। तो मोलर मास अपॉन क्या होता है, ये हमने कहाँ पढ़े होंगे, ये हमने 2-3 जगह पे पढ़ते हैं, इक्विवेलेंट मास। ये हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ते हैं, वहां पर भी मैंने आपको इक्विवेलेंट मास निकालना बहुत अच्छे से सिखाया था नॉर्मेलिटी में, ठीक है। वहां पे हमने एसिड का, बेस का, सॉल्ट का, सबका निकालना सीखे थे, बात समझ में आई। तो इक्विवेलेंट मास बराबर क्या होता है बेटा, मोलर मास अपॉन वैलेंसी। लेकिन ये यहाँ पर इस चैप्टर में हम वैलेंसी की जगह पर हम सिर्फ क्या देखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो है ना, तो इसको कंफ्यूज हो जाएगा। इससे अच्छा यहां पर आप लिख लो क्या, मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट, है ना। अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये या तो रिडक्शन में करे या ऑक्सीडेशन में करे, इक्वल अमाउंट में करते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, अगर इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो किसी ने ना किसी ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस भी किया होगा, किसी ने क्या किया होगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस भी किया होगा। और वो इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाला बंदा कौन है, OH। कौन है बेटा, OH है। बात इतनी समझ में आ रही क्या, इतनी बुद्धि में घुस रही कि नहीं बेटा, ये सब बातें मेरे ख्याल से सारी बातें आपके दिमाग में जा रही हैं, ठीक है। तो E की जगह पर हम क्या रखेंगे, E अपना हमारा क्या है बेटा, इक्विवेलेंट मास है। और इक्विवेलेंट मास हम कैसे निकालते हैं, मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट। सर वो सब तो ठीक है, F क्या है, F है बेटा फेराडे, F है क्या, फेराडे, जिसका नाम है ना उसी का कांस्टेंट है ये, है ना, फेराडे, फेराडेस कांस्टेंट, है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फेराडे कांस्टेंट। और फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है बेटा 96,500 कूलाम, है ना, 96,500 कूलाम, है ना। लेकिन सर फेराडे कांस्टेंट होता क्या होगा बेटा, एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, है ना, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, है ना। लेकिन अगर किसी ने पूछा एक मोल पे बताओ, किस पे बताओ, एक मोल पे बताओ, तो एक मोल पे बताने के लिए हम इसमें क्या कर देंगे, मोल बराबर क्या होता है 6.023 इंटू 10⁻23। ये मेरे सारे बच्चों को पता होगा कि एक मोल बराबर कितना होता है, बात आई समझ में। तो जो एक मोल पर जो चार्ज होगा, एक मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, उसी को हम फेराडे कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, फेराडे कहते हैं, है ना। एक मोल इलेक्ट्रॉन पर, है ना, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पूरी दुनिया जहान को पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, है ना। और एक मोल की बात कर रहा है, मतलब हम कितना लेके चलेंगे 6.023 इंटू 10⁻23। और इनको पूरा का पूरा बेटा आप कैलकुलेट करोगे तो इतना ही आएगा, है ना, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इतना ही आएगा, अप्रोक्सीमेटली में बता रहे हैं, लगभग में इतना ही आएगा। बात आई समझ में, चलो ठीक है सर। फेराडे के सर दो लॉ थे ना, हाँ बेटा ये था फर्स्ट लॉ। अब हम क्या पढ़ेंगे, इसका सेकेंड लॉ पढ़ेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एम क्या है ना। एम है बेटा ये जो मास, जो मेटल है जिसका मास डिपॉजिट हो रहा है, किसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा है ये मास, ये डिपॉजिट हो रहा है सर कैथोड के ऊपर। तो कैथोड के ऊपर जो मास डिपॉजिट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, चार्ज के, ठीक है। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, है ना। चलो आगे चलते हैं, है ना, ठीक है। जो मास हमारा जो जमा हो रहा है Ag का, किसके ऊपर जमा हो रहा है बेटा, ये जमा हो रहा है सर कैथोड के ऊपर। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, यहां से अप्लाई करने वाले चार्ज पर। बात समझ में आई, मेरे ख्याल से इतनी बातें आपके दिमाग में पूरी तरह से जा चुकी हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्या, सेकेंड लॉ। क्या पढ़ेंगे बेटा, सेकेंड लॉ पढ़ेंगे। क्या कर दिए सर आपने, ठीक है, अब दिख रहा है ना। ये है हमारा क्या, सेकेंड लॉ है। तो सेकेंड लॉ में देखो अच्छे से ध्यान से समझना इस चीज को, है ना। ये कुछ ज्यादा ही बड़ा डायग्राम हो गया है क्या,
ठीक है, ये सेकेंड लॉ वाली जो हेडिंग है बेटा, इसको थोड़ा सा इलेक्ट्रोड को भी थोड़ा सा हम दुबला पतला बना देते हैं, अच्छे से बना देते हैं, है ना। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, सेकेंड लॉ किसका, फेराडे का, है ना। सेकेंड लॉ किसका बेटा, फेराडे का। तो चलो देखो यहाँ पर, है ना, अच्छे से समझना है बेटा इस चीज को, है ना। ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रोड्स हैं, ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रोड्स हैं, है ना। चलो देखो, सेकेंड लॉ ये बोलता है कि अगर आपने दो सेल को एक सीरीज में जोड़ दिए, है ना, दो सेल अलग अलग सेल है बेटा, ये है ना, इसका ये एक अलग सेल है, ये एक अलग सेल है ना, दो अलग अलग सेल है, अगर आपने इन दोनों सेलों को किस में जोड़ा है, एक सीरीज में अटैच कर दिया, ठीक है, और दोनों में इक्वल अमाउंट का क्या दे रहे हो, क्यों मतलब क्या, चार्ज पास हो रहा है ना, यहाँ से चार्ज जो पास हो रहा है, चार्ज कौन देगा भाई, बैटरी से जाएगा, है ना। चार्ज कहाँ से जाएगा, बैटरी से। यहाँ जो आपने बैटरी लगाई है, इससे जो चार्ज जो प्रोवाइड करा, इसको सीरीज में एक लाइन में इसको जोड़ा गया है, दोनों बैटरीज को, है ना। तो आप ये देखो कि इसने बोला, इसके सेकंड लॉ ने ये कहा कि यहाँ पर क्यू क्या है बेटा, हमारा चार्ज है, क्या है ये, क्यू माने क्या, चार्ज, ठीक, क्यू मतलब क्या, चार्ज है। चलो देखो अच्छे से देखो, है ना। तो सेकंड लॉ ये हमसे हमसे ये कहता है कि अगर आपने दो सेल को एक सीरीज में अटैच कर दिया है और चार्ज क्यू भी जो है सेम प्रोवाइड कर रहे हैं ना, यहां जितना चार्ज लगा है वहां भी उतना ही चार्ज लगा हुआ है, ठीक है बेटा। तो मान लो कि यहां से कोई M प्लस केटायन और यहां पर कोई क्या, N प्लस केटायन, ठीक है ना, दोनों किस पर जाएंगे बेटा, इस कैथोड की तरफ जाएंगे, ये भी किसकी तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा, और यहाँ पर क्या होने लगेगा, डिपॉजिट होना लगेगा, यहाँ जमा होने लगेगा, है ना, यहाँ पर क्या होने लगेगा, वो जमा होने लगेगा, यहाँ पर डिपॉजिट होने लगेगा, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, केटायन जा रहा है ना, इसको इसलिए हम इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम कैथोड कहते हैं, इसको भी हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं ना। हम यहाँ पर जो इसका जो लॉ है, इसमें हम एनोड पर जो जा रहा है उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, है ना, जो उसका कहना है वो सब कैथोड की कहानी है। बात समझ में आई, ठीक है, चलो देखते हैं आगे, है ना। हाँ, तो देखो मैंने आपको बता, फर्स्ट लॉ से रिलेटेड है थोड़ा सा, है ना। तो ये किसके तरफ जाएगा, ये कैथोड पर जाएगा और यहाँ जमा होते जाएगा, है ना। ये कोई M प्लस N, कोई भी चार्ज होता है, कोई M प्लस N चार्ज वाला कोई केटायन है, और यहाँ पर कोई N प्लस N चार्ज वाला क्या है, केटायन, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर डला हुआ है ना। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, अपने आयंस में टूट जाते हैं ना, मैंने कल भी बताया था कि विद्युत अपघट्य जो होते हैं वो अपने आयंस में टूट जाते हैं, है ना। जैसे यहाँ हम NaCl लिए, यहाँ पर हमने AgNO3 ले लिए, है ना, तो इस प्रकार से तो वो अपने आयंस में टूट जाते हैं। तो सेकेंड लॉ ने ये कहा कि ये जो डिपॉजिट हो रहा है M, इसका मास को मैं क्या मालूंगा, MM, ठीक है। ये जो डिपॉजिट हो रहा है, ये वाला केटायन यहाँ पर जमा हो रहा है ना, इसके मास को मैं क्या मालूंगा, Mn, ठीक है। इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का क्या रेशियो, मतलब अनुपात, इनके इसके मतलब इसका खुद के क्या इक्विवेलेंट वेट, और इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, ये, है ना? ये कहना था किसका, ये, इतनी सी बात आपको बुद्धि में रखना है अपने, है ना। ये कहना था किसका, फेराडे के सेकेंड लॉ का। फेराडे का सेकेंड लॉ ये कहता था कि जो मास, अगर दो सेल को हमने किसी एक सीरीज में लगा दिए और उसमें जो हमने चार्ज जो दोनों जगह है वो कैसा रखे, सेम रखे, तो इस आयन, ये जो आयन जो यहाँ डिपॉजिट हो रहा है इसका मास, और ये जो आयन डिपॉजिट हो रहा है इसका मास, इन दोनों का रेशियो, इन दोनों के इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के कैसा होता है, बराबर, है ना। ये जो मास डिपॉजिट हो रहा है उनका, उसका रेशियो इनके इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के कैसा होता है बेटा, इक्वल होता है, कैसा होता है, इक्वल मतलब बराबर होता है। ये कहना था किसका, सेकेंड लॉ का, है ना। सो सेकेंड लॉ ज्यादा बहुत, और मैंने आपको बता ही दिया कि इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालते हैं, मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट, है ना। जो हम जो कैथोड और एनोड पे जो रिएक्शन लिखते हैं उसमें जो जितने भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको हम डिवाइड में रख देंगे, ऊपर में हम मोलर मास रख देंगे। बात समझ में आई, किसका मोलर मास रखेंगे, है ना, यहाँ किसका मोलर मास रखेंगे बेटा, आप खुद सोचो ना। ये यहाँ पर कौन मिले हुए हैं, इलेक्ट्रोलाइट मिला हुआ है, कौन मिला हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट, और वो टूटा, जैसे यहाँ Ag
तो यहाँ पर ऊपर में किसका मोलर मास रखा जाएगा, Ag का, है ना। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कितने हैं, 1 है। तो ये कहना था क्या, सेकेंड लॉ का कहना था। अब हम पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। क्या पढ़ेंगे बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पढ़ेंगे, है ना। अब इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस का मतलब होता है चालकता, है ना। क्या होता है, कंडक्टेंस मतलब चालकता, है ना। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको हम, चालकता बोले, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में क्या समझेंगे, मान लो कि आपने यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लिए, यहाँ पर कोई क्या ले लिए, एक्वस मीडियम में क्या ले लिए, कोई एक इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट है तो अपने आयंस में तो टूटेगा, है ना। और वाटर भी है, यहाँ पर कौन है, वाटर भी है। वाटर क्यों है ना, वाटर पे बेटा हल्का सा इस पर डेल्टा माइनस, इस पे क्या डेल्टा प्लस, इस पे भी क्या ये विद्युत ऋणात्मकता में अंतर की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इस पे डेल्टा माइनस आ चुका है, इस पे क्या आ चुका है, डेल्टा प्लस आ चुका है। अब आपको पता है कि केटायन किसकी तरफ चलेगा, केटायन चलेगा किसकी तरफ, जैसे हमने यहाँ माइनस लगा दिया, हमने यहाँ क्या लगा दिया बेटा, प्लस। तो हम इस वाली को क्या बोलते हैं, इसको हम कैथोड बोलते हैं सर, है ना। बार बार बता रहा हूं मैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। और इसको हम क्या, इसको मत पढ़ो अभी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनोड बोलते हैं ना। वो मैंने क्या लिखा हूं वो मैं तुम्हें बताऊंगा थोड़ी देर में, उसको मत पढ़ो अभी, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड। और इसको क्या बोलते हैं, इतना बड़ा नहीं लिखते, इसको हम क्या बोलते हैं, एनोड, है ना। कैथोड पर, सॉरी, कैथोड पर माइनस होता है और इस पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज। अब ये दोनों जाएंगे, है ना, ये भी प्लस, दोनों नहीं जाएंगे, है ना। ये प्लस वाला किसकी तरफ जाता है, कैथोड की तरफ, और माइनस वाला किसकी तरफ जाता है बेटा, एनोड की तरफ। आपको इतनी बातें तो मेरे ख्याल से पता ही होंगी। बात समझ में आई, ठीक है। तो समझो, है ना। हम सबसे पहले रेजिस्टेंस को मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। हाँ, ये जो दोनों इलेक्ट्रोड है बेटा, है ना, ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस को अगर मैं L मान लूँ, क्या मान लूँ, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को मैं क्या मान लूँ, L। और ये जो है ना, देखो एक, जैसे मान लो कि एक मैंने ऐसी बोतल ली, है ना, बोतल लिया मैंने, इसको मैंने 20 से काट दिया, है ना। मैंने इसको कैसा किया, 20 से काट दिया, तो कैसी दिखेगी बेटा, 20 से काटने पर ऐसी दिखेगी ना, ऐसी दिखेगी कि नहीं। तो ये जो है बेटा, ये इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या बोलते हैं इसको हम, क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि ये जो इलेक्ट्रोड है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो A है, और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी क्या है, L है। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी क्या है। तो यहाँ पर एक नई चीज आएगी, एक नया चीज पढ़ा रहा हूं मैं, रजिस्टेंस, है ना। क्या पढ़ा रहा हूं मैं, रजिस्टेंस, है ना। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। तो मैं आपको यहाँ पर प्रतिरोध पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में ऐसी होता है ना। अब देखो इस पे भी हल्का सा क्या है, माइनस प्लस, है ना। ये भी कहीं ना कहीं इधर उधर घूमेगा, अभी थोड़ी देर बाद में समझाता हूँ इसको, ठीक है ना। तो रजिस्टेंस जो आर है, रजिस्टेंस को हम किससे दिखाते हैं, आर से। बेटा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एल के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एल के। मतलब दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी जितनी ज्यादा होगी उसके समानुपाती है, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा ए के। मतलब ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, जो इलेक्ट्रोड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसके कैसी होती है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। फिर अगर आपने यहां से ये वाले साइन को हटाए, है ना, और इक्वल लगाए, तो यहाँ पर एक क्या, यहाँ पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है, उसको क्या बोलते हैं, रो। तो क्या हो जाएगा, रो L अपॉन ए। क्या हो जाएगा, रो L अपॉन ए। सर रो को क्या बोलते होंगे, सर रो को हम क्या कहते हैं, मैं अभी बताता हूं रो को हम क्या कहेंगे, ठीक है। अब देखो रो L अपॉन ए आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, 1/रो, इसको इधर लाके मैं लिख देता हूँ 1/रो, इसको इधर साइड ले जाके मैं क्या लिख देता हूँ बेटा, 1/r। और मेरा L अपॉन ए जो है वो एज इट इज है, जैसे का वैसा, है ना। 1/रो को बेटा हम कप्पा बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, कप्पा। अब यहाँ क्या बच गया, L अपॉन आर ए। क्या बच गया यहाँ पर, L अपॉन आर ए। रो को हम क्या बोलते हैं, 1/रो को हम क्या बोलते हैं बेटा, कप्पा बोलते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को समझो, देखो रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया के। इतनी बात समझ में आ रही है। फिर हमने यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये जो साइन है इसको हटा के हमने यहाँ इक्वल टू का लगाए, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे, रो, है ना। फिर मैंने क्या किया, रो को इधर साइड ला लिया, आर को इधर साइड, मतलब है ना, रो को इधर लाया तो ऊपर में थी ना ये,
तो ये सीधे नीचे में चले गई, मतलब अंश था तो हर बन गया, और ये इसके अपॉन में कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसको इधर लाओगे तो ये किस में आ जाएगा, अंश में था तो हर में आ गया। और मैंने तुम्हें बताया कि 1/रो को हम क्या बोलते हैं, कप्पा। और कप्पा क्या कहलाता है बेटा, स्पेसिफिक, क्या कहलाएगा कप्पा, कप्पा कहलाएगा बेटा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या फिर कंडक्टिविटी, है ना। या तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, या फिर हम क्या कहेंगे, कंडक्टिविटी। अगर किसी ने पूछा कि रेजिस्टेंस क्यों आता है, तो रेजिस्टेंस आता है बेटा आयंस की मूवमेंट की वजह से। किसकी मूवमेंट की वजह से, जितने ज्यादा आयंस मूवमेंट करेंगे उतनी ज्यादा क्या आएगी, रजिस्टिविटी आएगी, उतनी ज्यादा क्या आएगी बेटा, रजिस्टिविटी आती जाएगी, ए सॉरी रजिस्टेंस आते जाएगा, है ना। सर रो क्या होगा, रो है बेटा रजिस्टिविटी, रो क्या है, रजिस्टिव, ये जो रो आ रहा है ना ये क्या है, रजिस्टिविटी। और कप्पा को क्या बोलते हैं बेटा, कप्पा को हम बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी, है ना। रेजिस्टेंस इज अपोजिशन ऑफ ऑफर्ड, है ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रेजिस्टेंस इज अपोजिशन ऑफर्ड इन फ्लो ऑफ चार्ज। देखो क्या होता है ना कि ये जो केटायन है ये किसकी तरफ जाना चाहता है, कैथोड की तरफ, और एनायन जो है वो किसकी तरफ जाना चाहता है, एनोड की तरफ। बात आई समझ में, केटायन जो है वो कैथोड की तरफ जाना चाहता है और एनायन जो है वो किसकी तरफ जाना चाहता है, एनोड की तरफ। तो इनके फ्लो को रोकना, इनके फ्लो को रोकना, अगर इनके फ्लो को आपको रोकना है तो आप यहाँ पर इसके फ्लो किस तरीके से रुकेगा, देखो रेजिस्टेंस इज अपोजिशन, मतलब रेजिस्टेंस अपोजिशन करता है, मतलब बाधा करता है, रोकने की कोशिश करता है, विपरीत काम करता है किसके, फ्लो ऑफ चार्ज के। जो चार्ज का जो फ्लो हो रहा है, अब चार्ज का फ्लो कहाँ हो रहा है कि केटायन किसकी तरफ जा रहा है, ये कैथोड की तरफ जा रहा है, उसको रोकने का काम। अभी रोकने के लिए दो दो लोग खड़े हैं, देखो एक तो क्या है, क्यों रुक, रेजिस्टेंस क्यों आती है, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन की वजह से भी आती है। सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन का मतलब है कि देखो अब ये सॉल्यूट है ना, मतलब सॉल्यूट सॉल्यूट मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट, क्या है ये, इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है ये, एक इलेक्ट्रोलाइट है। अब इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके केटायन एनायन में टूट जाता है वो, तो क्या ये एनायन इसको अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा क्या, बिल्कुल करेगा। क्या इनके बीच में प्लस माइनस में के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स है ना। और दूसरा क्या है, सॉल्यूट सॉल्वेंट, है ना। ये वाटर को हम क्या मान के चल रहे हैं, एज अ सॉल्वेंट मान के चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, क्योंकि इसी में तो हमने किसको डाले होंगे, कोई ए बी नाम के इलेक्ट्रोलाइट को डाले होंगे, फिर वो ए बी नाम का इलेक्ट्रोलाइट ए प्लस और बी माइनस में टूट गया होगा, है ना। तो इनके बीच में क्या चल रहा है, इनके बीच में भी तो कोई अट्रैक्शन चल रहा है ना, ए और बी के बीच में भी क्या चल रहा है, एक प्रकार का अट्रैक्शन चल रहा है ना। तो ये भी रोक रहा है, मतलब ये भी रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है, और ये सॉल्यूट सॉल्वेंट, देखो इसके यहाँ पर क्या चार्ज आ गया, माइनस, तो इनके बीच में भी तो चलेगा ना, इनके बीच में भी तो किसी प्रकार का इंटरेक्शन होगा कि नहीं होगा। देखो प्लस माइनस जहां जहां चार्ज आ जाते हैं वहां वहां पर क्या शुरू हो जाता है बेटा, वहां पर हमारा इंटरेक्शन शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसको यहां जाने के लिए, रोकने के लिए दो कारण हैं, एक तो इसका खुद का ही एनायन, इसलिए यहां पर हमने क्या लिखे हैं, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, और एक जिसमें तुमने मिला दिए हो, है ना, जो तुमने मीडियम लियो एक्वस, उसको हम सॉल्वेंट मान के चल रहे हैं, वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की क्या इंटरेक्शन, ये दोनों चीजें बेटा यहाँ कहीं ना कहीं बाधा पैदा कर रही हैं। तो रेजिस्टेंस में बेटा कुछ जो टर्मोलॉजी है वो आप याद रखो, है ना। वो क्या टर्मोलॉजी, जैसे यहाँ एल, एल क्या है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन, एल क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। यहाँ पर ए क्या है बेटा, क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, है ना। दोनों इलेक्ट्रोड्स मतलब ये कैथोड और एनोड को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं ना, इतनी बात तो पता है सर, ठीक है, ये चीज है ना। कप्पा क्या है बेटा, कप्पा है बेटा हमारा, ये कप्पा यहाँ पर क्या है, स्पेसिफिक, इसको अलग से भी पढ़ेंगे हम लोग, है ना, स्पेसिफिक, है ना। इसके बाद बहुत सारी छोटी छोटी डेफिनेशंस मैं कराते जाऊंगा ना। आर हमारा क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को किससे दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं ना। ये क्या है हमारा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये क्या है बेटा हमारा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या फिर आप इसको कंडक्टिविटी भी कह सकते हो, कंडक्टिविटी भी हम इसको कह सकते हैं। बात समझ में आई, है ना। तो अब जीवन भर याद रखना कि जो कप्पा है वो कप्पा बराबर क्या होता है, एल अपॉन आर ए, एल अपॉन आर ए होता है। बात समझ में आई बेटा, कप्पा क्या होता है, एल अपॉन आर ए, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको इतनी सारी बातें जो है वो समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब एक चीज और है सर, यहाँ पे रो क्या है ना,
बताता हूं मैं, पानी पी लेता हूं बेटा, है ना। रो हमारा क्या है, ठीक, इसको आप, इस डायग्राम को आप देखते रहो, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है। हाँ चलो, तो हाँ ये, हाँ क्या पता, हाँ सिर्फ हमको सर रो बताना भूल गए हो आप, तो चलो ठीक है, रो को भी बता देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, है ना। रो हमारा क्या है बेटा, रजिस्टिविटी, क्या है, रजिस्टिविटी, है ना। रो क्या है हमारी, रजिस्टिविटी, रो को हम क्या बोलते हैं बेटा, रजिस्टिविटी, या फिर इसको हम बेटा, इस पे जैसे इसको हम देखो, जैसे हमने स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी कहते थे ना, वैसे रजिस्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, ये बात है। जैसे हम रो को रजिस्टिविटी कह रहे हैं, जैसे हमने इसको कंडक्टिविटी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते थे ना, वैसे ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम क्या कह सकते हैं, रजिस्टिविटी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एल के, है ना। फिर वहां पे कांस्टेंट आया, उस कांस्टेंट का नाम क्या है, हमारा रजिस्टिविटी नाम है ना। फिर हमने यहाँ पे कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा, और हमने 1/रो को क्या बोलते हैं हम लोग, कप्पा, मतलब कप्पा की वैल्यू क्या होगी, कप्पा जो है हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कप्पा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रो के, है ना। ये तो दिख रहा है ना यहाँ से, कप्पा जो है वो यहाँ से दिख रहा है ना, कहाँ गया भाई, हाँ ये देखो, कप्पा 1/रो इक्वल टू क्या आ रहा है, कप्पा, मतलब इसको हम देख के बता सकते हैं कि कप्पा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रो के। सर L/A क्या है ना, इतनी बड़ी कहानी में सिर्फ एक ही चीज है जो छूट गई है, मैं अगले पेज पे इसको नहीं ले जाऊंगा, मैं यहीं कहीं कोने पर इसको लिख देता हूँ कि L/A क्या है सर, L/A यहीं लिख देता हूँ ना, ये L/A है बेटा, सेल कांस्टेंट, क्या है ये, सेल कांस्टेंट, और कांस्टेंट है तो इसका मान बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा सर, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट बोलते हैं। L/A को हम क्या बोलेंगे बेटा, सेल कांस्टेंट बोलेंगे। आई होप आपको ये सारी बातें आपके दिमाग, बुद्धि, दिल, फेफड़े सब में घुस रही होंगी, जा रही है बेटा सारी बातें, बिल्कुल सर, है ना। अब जो बेटा ये जो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, रजिस्टिविटी, इन पर हम थोड़ा थोड़ा अलग अलग भी पढ़ेंगे, है ना। मेरे ख्याल से आपको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस से होते हुए हम डायरेक्टली कहाँ आ चुके हैं, रेजिस्टेंस पर आ चुके हैं, कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में होता क्या है, क्यों रजिस्टिविटी आ रही है, ये सॉरी क्यों रजिस्टेंस आ रहा है, क्यों प्रतिरोध पैदा हो रहा है, क्यों आयंस जो है वो मूवमेंट कर रहे हैं, उसमें कौन कौन सी चीजें बाधा कर रही है, एक तो सॉल्यूट सॉल्यूट का इंटरेक्शन, दूसरा क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या, इंटरेक्शन, और भी बेटा बहुत सारी चीजें हैं जो बाकी हैं, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना। लेकिन हम इसके लिए क्या करेंगे, एक अगला लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना, एक अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको पढ़ेंगे, है ना। अभी हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं बेटा, है ना, ऑलरेडी मेरे पास स्लाइड तैयार है, तो हमें अभी कोलरॉस का लॉ पढ़ना है, अभी बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है बेटा। तो ये वाले लेक्चर को हम यहीं पर थोड़ा सा रोकते हैं, इसको थोड़ा धीरे धीरे समझना, धीरे धीरे पढ़ना, और इसकी नोट्स वगैरह बनाते रहना, ठीक है ना। थोड़ा सा टफ चैप्टर है, तो दिल दिमाग लगा के पढ़ना, मेरे एक एक वर्ड को अच्छे से सुन के पढ़ना। थैंक यू बेटा।